छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जून 2025 की सुबह मेरठ की मुस्कान के ड्रम कांड जैसे ही एक और खौफनाक वारदात सामने आई है। ये तस्वीर रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे एक सुनसान इलाके की है, जहां सोमवार को लावारिस हालत में एक ट्रंक मिला जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रंक खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सूटकेस निकला और उस सूटकेस के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर एक शख्स की लाश थी जो सीमेंट में लिपटी हुई और पूरी तरह से जमी हुई थी। शव के गले पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के संकेत मिल रहे थे और पुलिस के मुताबिक शव 3 से 4 दिन पुराना था, यानी इस हत्या को अंजाम दिए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। हैरानी की बात यह है कि जिसने कत्ल किया उसने सोचा कि उसकी चालाकी से कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसका नाम, उसकी पहचान सब छुपी रहेगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ उसने खुद ही अपने खिलाफ सबूत छोड़ दिए और यही सबूत आज रायपुर की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का कारण बन गए हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और ये कातिल कौन है? चलिए जानते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वॉचिंग द रायपुर सूटकेस कांड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज से और जिस ट्रंक की बात हो रही है वो हर जगह हर मोड़ पर कैमरे में कैद होता चला गया। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए रायपुर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके गोल बाजार की, जहां सड़क के किनारे एक ई रिक्शा खड़ा है और ई रिक्शा में एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक रखा हुआ है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसी ट्रंक के बराबर में एक स्कूटी चल रही है जिस पर 2 लोग सवार हैं। आगे बैठे शख्स ने हेलमेट पहन रखा है जबकि पीछे बैठी महिला ने अपना पूरा चेहरा दुपट्टे से ढक रखा है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन सीसीटीवी कैमरे तो हर चेहरे के पीछे की सच्चाई इवेंचुअली निकाल ही लेते हैं। इसके बाद अगली तस्वीर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के अपार्टमेंट की है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, कुछ लोग अंदर से बाहर आते हैं और उनके साथ वही बड़ा सा ट्रंक भी है जिसे वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं और पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब कहानी में तीसरी तस्वीर आती है। उसी अपार्टमेंट के मेन गेट से एक ऑल्टो कार बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंक का साइज इतना बड़ा है कि कार की डिक्की में वो फिट ही नहीं हो पाता। तो कार के मालिक ने बड़ी चालाकी से डिक्की को खुला छोड़ दिया, ट्रंक को डिक्की में ऐसे ही रख दिया जिससे आधा ट्रंक बाहर लटक रहा है और पूरा मंजर साफ साफ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब और गौर कीजिएगा, कार के ठीक दाहिनी तरफ वो स्कूटी भी दिखती है जो पहले आपने मार्केट में देखा था। बस फ़र्क इतना है कि अब उस स्कूटी पर सिर्फ एक महिला है जिसने इस बार भी अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा है और कार के साथ साथ स्कूटी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसके बाद अगली तस्वीर आती है। रायपुर शहर के वंडरलैंड वाटर पार्क के पास ही एक सुनसान जगह पर वही ट्रंक अब लावारिस हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्रंक के ठीक बराबर में एक लाल रंग का बैग भी पड़ा है जिसकी हालत देखकर ही समझ आता है कि उसमें कुछ गंभीर राज छुपा हुआ है, क्योंकि उस बैग के ऊपर सीमेंट की जमी हुई परत दिखाई देती है जिससे साफ जाहिर होता है कि इस बैग को पूरी प्लानिंग के साथ ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और कुछ आम लोग भी हैं जिनके चेहरे पर डर, हैरानी और बेचैनी साफ नजर आती है। कई लोगों ने नाक पर रुमाल भी बांध रखा था क्योंकि वहां से उड़ती हुई बदबू बता रही थी कि इस ट्रंक और बैग के अंदर कोई दिल दहला देने वाली सच्चाई छुपी है। अब एक आखिरी तस्वीर पर लौटते हैं जहां हम फिर से उसी अपार्टमेंट की लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट के सामने कुछ लोग खड़े हैं जिनमें एक बुजुर्ग शख्स भी है जिसके हाथ में वॉकर है। इससे पता चलता है कि शायद उन्हें चलने में कोई दिक्कत है, इसीलिए वो वॉकर का सहारा लेकर चल रहे हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो बुजुर्ग लिफ्ट में चला जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज 21 जून शाम 6 बजे के बाद की है और यही उसकी आखिरी जिंदा तस्वीर है, क्योंकि इसके बाद यही बुजुर्ग उसी ट्रंक में, उसी बैग में बेरहमी से मरा हुआ पाया जाता है। अब आते हैं इस खौफनाक केस की असली शुरुआत पर, जो कि 21 जून से शुरू हुई थी। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के उस अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर अंकित नाम का शख्स और उसकी पत्नी शिवानी रहते थे। अंकित छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई का बेटा था और खुद पेशे से वकील था। दोनों ने कुछ ही समय पहले वो फ्लैट किराए पर लिया था ताकि आराम से अपनी नई जिंदगी बिता सकें, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और ही थे।
21 जून की शाम किशोर नाम का एक बुजुर्ग अपने वॉकर के सहारे उसी अपार्टमेंट की लिफ्ट में सवार होकर छठी मंजिल पर जब पहुंचता है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि फ्लैट के अंदर दाखिल होने के बाद अंकित और शिवानी मिलकर उसका गला घोट देते हैं। लेकिन कत्ल करने के बाद भी शिवानी को कंफर्म नहीं होता कि किशोर की मौत हो चुकी है या वो बस बेहोश हुआ है। इसीलिए दोनों पति पत्नी मिलकर तय करते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेंगे और फिर वो चाकू से गला रेत कर पक्का कर देते हैं कि किशोर की मौत हो चुकी है। दरअसल दोनों ने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था। सोशल मीडिया और अखबारों में लाश को ठिकाने लगाने के तमाम किस्से पढ़ रखे थे, इसीलिए उन्होंने घर में पहले से ही एक लाल रंग का बड़ा सा बैग मंगवा रखा था ताकि लाश को उसी में भरकर किसी सुनसान जगह पर फेंक सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले से ही एक सेकेंड हैंड ऑल्टो कार 60,000 रुपये में खरीद रखी थी ताकि उस लाश से भरे बैग को इसी में रख कर ठिकाने लगाने ले जाया जा सके और किसी को शक भी ना हो। लेकिन जब असलियत में कत्ल हुआ तो सीन थोड़ा बदल गया। गले में चाकू लगने की वजह से खून इतनी बुरी तरह से बह रहा था कि लाश को बैग में डालने के बावजूद खून बाहर रिसने लगा, और अगर इस हालत में बैग को लिफ्ट और पार्किंग से लेकर गाड़ी तक लेकर जाते तो खून के निशान इनकी पोल खोल देते। इसीलिए दोनों घबरा गए और तय किया कि फिलहाल लाश को बाथरूम में ही छुपा देते हैं। अगली सुबह बाजार खुलने पर एक ट्रंक ले आएंगे जिसमें लाश और बैग को पैक किया जा सके। 22 जून की सुबह करीब 11 बजे दोनों स्कूटी में बैठकर रायपुर के गोल बाजार पहुंचे। वहां से एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक खरीदा, ट्रंक ई रिक्शा में रखवाकर अपार्टमेंट लाए और फिर लाश को ट्रंक में रखने से पहले सीमेंट की लेप चढ़ाई ताकि खून बाहर न निकले और बदबू भी न फैले। फिर बैग को ताला लगाकर ट्रंक के अंदर बंद कर दिया और फिर चारों तरफ से सीमेंट से सील कर दिया। अब धीरे धीरे शाम ढल रही थी और रात होने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि प्लान यही था कि जैसे ही रात का पूरा सन्नाटा छा जाएगा उस वक्त ट्रंक को गाड़ी में रखकर बाहर ले जाएंगे और किसी सुनसान जगह पर ट्रंक समेत लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब जैसे तैसे रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी मिलकर सोचते हैं कि चलो अब बाथरूम से ट्रंक को बाहर निकालते हैं और दरवाजे के पास रख देते हैं ताकि नीचे लेकर जाने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही दोनों ने ट्रंक को उठाने की कोशिश की, उन्हें समझ आ गया कि मामला अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि ट्रंक इतना भारी हो चुका था कि दोनों मिलकर भी उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह भी साफ थी। एक तो ट्रंक के अंदर वो लाल रंग का बैग जिसमें लाश भरी हुई थी, ऊपर से उस लाश और बैग के चारों तरफ सीमेंट का एक मोटा सा लेप, और अब तक वो सीमेंट पूरी तरह से जम चुका था, जिससे ट्रंक का वजन इतना बढ़ गया था कि दोनों पति पत्नी चाह कर भी उसे उठा नहीं पाए। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे तो ट्रंक को नीचे ले जाकर गाड़ी में रख पाना नामुमकिन है और बिना किसी की मदद के ये काम हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को बुलाते हैं तो शक होने का खतरा है। ऐसे में फिलहाल छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों ने तय किया कि अभी कुछ नहीं करते और कल सुबह या दोपहर में ही कुछ सोचते हैं। और इसी तरह दूसरी रात भी वो लाश उनके फ्लैट में बाथरूम में ही पड़ी रही, जो धीरे धीरे गर्मी और सीलन के कारण खराब होने लगी, जिससे बदबू भी फैलने लगी थी। अब 21 जून को कत्ल हुआ था और 22 तारीख भी बीत चुकी थी। फिर 23 तारीख को सुबह होते ही दोनों ने सोचा कि अब और देर नहीं किया जा सकता, किसी न किसी तरीके से ट्रंक को नीचे पहुंचाना ही पड़ेगा। इसीलिए दोनों ने जान पहचान के 2 मजदूरों को बुलवाया और कहा कि हमारे घर में एक भारी सा ट्रंक है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है और वो गाड़ी में रखवाना है। दोनों मजदूर आए और जैसा दोनों ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मजदूरों ने ट्रंक उठाया, लिफ्ट में रखा और नीचे लेकर चले गए। अब जो तस्वीर आपने सीसीटीवी में देखी थी वो वही तस्वीर थी जब ट्रंक को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाया गया, लेकिन नीचे जाकर इन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि ट्रंक इतना बड़ा था कि गाड़ी की डिक्की में फिट ही नहीं हो पाया, इसीलिए मजबूरी में डिक्की को पूरी तरीके से खोलना पड़ा और उसे जैसे तैसे अटका कर गाड़ी में रखा गया। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई जुर्म करता है तो उसके दिल में हमेशा एक डर या एक घबराहट बनी रहती है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और यही घबराहट इस वक्त इन दोनों पति पत्नी के मन में भी थी, क्योंकि खुलेआम ट्रंक को बाहर लेकर जाना और ऊपर से गाड़ी में ट्रंक के ठीक से ना फिट हो पाने की वजह से उसका आधा हिस्सा बाहर लटकना, ये सब कुछ अगर किसी ने देख लिया या तलाशी ले ली तो सारा राज खुल सकता था।
उधर जब ये दोनों ट्रंक लेकर नीचे उतर रहे थे, उसी दौरान एक और शख्स वहां पर मौजूद था जो लिफ्ट से ऊपर जाना चाह रहा था। उसे अंदर जाते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई और जब वो लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर जमीन पर कुछ गीला गीला सा फैला हुआ है। उसे शक हुआ कि ये खून हो सकता है, क्योंकि अगर आजकल कोई ड्रम, बॉक्स या ट्रंक जैसा कोई भारी सामान उठाकर कहीं ले जाता है तो शक तो अपने आप ही पैदा हो जाता है। उसने फौरन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसे पूरी बात बताई कि लिफ्ट में अजीब सी बदबू है और फर्श पर कुछ खून जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ पड़ोसियों ने भी सिक्योरिटी गार्ड से आकर शिकायत किया कि 6th फ्लोर से कल रात से ही अजीब सी बदबू आ रही है जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ा अलर्ट हो गया, क्योंकि ऐसी बदबू का मतलब आजकल लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। उसने फौरन अपार्टमेंट के केयरटेकर को बुलाया। केयरटेकर ने भी लिफ्ट में बदबू महसूस की, फर्श पर गीलापन देखा और उसे भी मामला कुछ गंभीर लगा। इसीलिए उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जा रहा था और उधर अंकित और उसकी पत्नी शिवानी ट्रंक को गाड़ी में रखवा चुके थे। अंकित कार ड्राइव कर रहा था और शिवानी स्कूटी पर उसके साथ साथ चल रही थी। दोनों अपार्टमेंट से निकल गए और सीधे रायपुर शहर के वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे पहुंचे। वाटर पार्क के पीछे ही एक सुनसान इलाका है जहां लोगों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर था। अब वहां जाकर दोनों ने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा देखकर उन्होंने ट्रंक को नीचे उतारा और उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। इसके बाद दोनों बिना वक्त गंवाए सीधा रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनका पूरा प्लान पहले से ही तय था। उन दोनों ने दिल्ली की फ्लाइट की 2 टिकट पहले से ही बुक कर रखी थी। वो दोनों जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट में सवार होकर दिल्ली निकल गए। इधर अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड और केयरटेकर की सूचना मिलने पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने भी लिफ्ट में बदबू महसूस की, फर्श पर गीलापन देखा और फिर सीधा पूछताछ शुरू किया गया कि भाई कौन सा फ्लैट है, 6th फ्लोर पर कौन कौन रहता है। तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही एक कपल वहां किराए पर आया था जो कि फ्लैट नंबर D321 में रह रहा था। पुलिस जब उनके फ्लैट में गई तो देखा कि घर में भी कुछ जगह पर खून के धब्बे हैं और कुछ अजीब सी बदबू फैली हुई है, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यहाँ जरूर कोई बड़ी वारदात हुई है। इसीलिए फौरन तफ्तीश शुरू कर दी गई। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया, जिससे साफ नजर आया कि वो ट्रंक अपार्टमेंट से निकालकर बाहर ले जाया गया है। इसी दौरान कहीं से खबर आई कि वाटर पार्क के पास एक लावारिस ट्रंक मिला है। अब पुलिस की टीम वहां पहुंची, ट्रंक खोला गया और उसके अंदर से एक लाल रंग का बैग निकाला गया। वो बैग बहुत भारी था क्योंकि उसमें पूरी तरह से सीमेंट जमा हुआ था। फिर जब सीमेंट को तोड़ा गया तो अंदर से वही खौफनाक मंजर सामने आया जो कुछ महीने पहले मेरठ की मुस्कान के ड्रम के अंदर से निकला था, सौरभ की शक्ल में। अब सवाल था कि ये लाश किसकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 21 जून को शाम के वक्त 6th फ्लोर पर एक बुजुर्ग शख्स गया था, जिसका वॉकर भी उनके फ्लैट से बरामद हुआ, लेकिन वो बुजुर्ग गायब था। जांच पड़ताल में पता चला कि उसका नाम किशोर पैकरा था, जो वहीं पास में ही रहता था और पिछले 2 दिनों से गायब था। लाश भी मिल चुकी थी और कातिल भी भाग चुके थे, मगर पुलिस के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था सीसीटीवी कैमरा, जिससे ये भी पता चला कि ट्रंक गोल बाजार से खरीदा गया था। पुलिस गोल बाजार पहुंची और उस दुकानदार से पूछताछ की गई। उसने बताया कि हाँ, एक महिला और एक पुरुष ने ये ट्रंक मुझसे खरीदा था और जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो वही स्कूटी, वही टेम्पो, वही ट्रंक, सब कुछ कैमरे में कैद था। अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में भी वही दोनों नजर आ रहे थे ट्रंक ले जाते हुए। लेकिन जब पुलिस ने अपार्टमेंट का रेंट एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता चला कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड दे रखा था, जिसके कारण उन दोनों की असली पहचान सामने नहीं आ रही थी। अब पुलिस ने कार नंबर से जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि वो कार हफ्ते भर पहले ही सेकेंड हैंड खरीदी गई थी। जिसने कार बेची थी उसने भी आधार कार्ड लिया था, लेकिन वो भी फर्जी निकला। मगर गलती ये हुई कि कार की पेमेंट ऑनलाइन की गई थी और उन्होंने अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से पेमेंट किया था। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट से पुलिस को अंकित और शिवानी का असली नाम, एड्रेस और बाकी के डिटेल्स मिल गए। फिर पुलिस ने एयरपोर्ट की सीसीटीवी खंगाले, फ्लाइट की टिकट चेक की तो पता चला कि दोनों दिल्ली भाग चुके हैं। दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। बैंक अकाउंट से दिल्ली का उनका एक एड्रेस मिला। पुलिस वहां पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
फिर रायपुर पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई और पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई। दरअसल अंकित ने बताया कि वो पेशे से एक वकील है और जमीन मकान की खरीदी बिक्री का काम करता है और ऐसे ही किसी काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात किशोर पैकरा से हुई। अब जो किशोर पैकरा थे उन्होंने आजाद चौक स्थित अपना मकान साल 2015-16 में चंद्र प्रकाश कुर्रे नाम के एक आदमी को 50 लाख रुपए में बेच दिया था, लेकिन बाद में उन्हें कब्जा नहीं दिया और कोर्ट में मामला डाल दिया। फिर किशोर पैकरा ने यह बात अंकित को बताई। अंकित ने कहा कि वह हाई कोर्ट से मकान वापस दिलवा देगा, लेकिन इसके बदले अंकित ने किशोर से अलग अलग काम के बहाने कई बार पैसे लिए। किशोर ने बजरंग नगर का एक और मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया था। उस बिक्री की रकम भी अंकित ने ले ली और अपने पर्सनल कामों में खर्च कर दिया। इसके बाद किशोर बार बार अपने पैसे लौटाने की मांग करने लगा, लेकिन अंकित का वो पैसे वापस देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद अंकित और शिवानी को लगा कि ये आदमी तो बार बार पैसे मांगते रहेगा, तो आखिर इससे छुटकारा कैसे पाएं। फिर दोनों ने सोचा कि इसका कोई परिवार या करीबी तो है नहीं और ये अकेले भी रहता है, इसलिए अगर हम इसे मार देते हैं तो पैसे लौटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची कि किशोर को ही रास्ते से हटा देते हैं ताकि न पैसे लौटाने की टेंशन रहे और न ही कोई गवाह बचे। फिर दोनों ने फर्जी आधार कार्ड से किराए का फ्लैट लिया, बैग खरीदा, कार खरीदी, दिल्ली में किराए का घर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल कर दिया। लेकिन कदम कदम पर उनके पीछे सीसीटीवी कैमरास उनकी सारी सच्चाई कैद कर रहे थे और आखिर में वो एक छोटी सी गलती यानी ऑनलाइन पेमेंट उनकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी। ये पूरा मामला एक बार फिर से यही साबित करता है कि आप चाहे कितना भी सातिर दिमाग लगा लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको कानून के शिकंजे में फंसा ही देती है। आज का केस यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक नमस्कार और ध्यान रखिए।